जैसा कि मैंने आप लोगों को कल पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसके बारे में थोड़ा बताया भी था और उसके पहले भी इस लेसन को पढ़ा चुके हैं और उसके बारे में जो मैंने थोड़े क्वेश्चन टिक लगा के भेजे हैं उन्हें याद करें। अब मैं आज अपना दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब जैसे तुमने पढ़ा है कि बच्चों की भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का उदय भारत में कोई नई बात नहीं थी कि राष्ट्रवाद का उदय बहुत पहले से विदेशों में आरंभ हो चुका था और उसके बाद में हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय आरंभ हुआ। और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय आरंभ क्यों हुआ। राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण है साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ जो संघर्ष था, जो लोगों का आंदोलन था, वही राष्ट्रवाद। जो साम्राज्यवादी देश थे, इन्होंने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, अमेरिका सारे देशों में अपने उपनिवेश बना रखे थे। इन उपनिवेशों के खिलाफ, इनके शोषण और अत्याचार के खिलाफ एक संघर्ष था, आंदोलन था। यदि ये साम्राज्यवादी लोग शोषण और अन्याय न करते तो शायद ये संघर्ष न आरंभ होता, क्योंकि इन्होंने लोगों का अधिक से अधिक शोषण आरंभ कर दिया, अन्याय करने लगे, तो लोगों के अंदर सामूहिक एकता की भावना जागृत हो गई। और जब एकता की भावना जागृत हो गई तो उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना पनपने लगी धीरे धीरे। जब राष्ट्र प्रेम की भावना पनपने लगी तो बच्चों, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आंदोलन आरंभ हो गए। जैसे कि मैंने तुमको बताया था पहले, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और हमारे बुद्धिजीवियों का प्रभाव राष्ट्र प्रेम जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो नारा लगाया गया था, वो स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा का नारा पूरे विश्व में गूंजने लगा। इस फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। भारत में भी इस साम्राज्यवाद के खिलाफ उपनिवेश जो बना हुआ था, इस उपनिवेशवादी नीतियों ने भारतीयों के अंदर, उनके मन में जो कुंठा की भावना पनप रही थी, उसको दूर करने के लिए उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवाद उनके अंदर पनपने लगा। इस राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में हमारे देश के महान विद्वान, आंदोलनकारी नेता जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन विद्वानों ने लोगों के अंदर सामाजिक सम्मान की भावना
जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में कब पदार्पण किया है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि महात्मा गांधी इसके पहले कहाँ थे, क्या करते थे। महात्मा गांधी के पहले भी हमारे यहाँ के नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए थे, लेकिन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में आए। 1915 के बाद उन्होंने भारत में अपने राष्ट्रीय आंदोलन की भरमार लगा दी और उन्होंने लोगों को एकजुट करने में पूरा योगदान दिया। अब आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के जो उन्होंने अपने आंदोलन चलाए हैं उनमें से उन्होंने कई एक आंदोलनों के नाम इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन उन्होंने चलाए और लोगों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट भर दी। अब बच्चों ये बात है कि उन्होंने इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि हमारा जो है महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा सत्याग्रह। अब सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा कभी कभी आ जाते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है बच्चों? तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, कि हम उपनिवेशवादी नीतियों को सत्य के राह पर चलकर बिना किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा किए, बिना किसी प्रकार का ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचाए हम अपनी आज़ादी उनसे ले लेंगे। वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और चाहते थे कि शांति तरीके से ही हम स्वतंत्र हों, और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी भली भांति जानते थे। तो स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें भारत को एकजुट करना था। एकजुट करने के लिए उन्होंने जीवन भर पूरा प्रयत्न किया, मेहनत की। उन्होंने, जैसे कि बच्चों आप जरूर जानते हैं, नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च यात्रा, नमक का कानून जो बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार ने जो नमक का कानून बनाया था कि नमक पर टैक्स लगा दिया था। नमक पर टैक्स लगा दिया था, उससे क्या हुआ था कि यह ब्रिटिश की अमानवीय, मानवाधिकार विहीन नीति थी। इस नीति का उन्होंने अपने 78 लोगों के साथ मिलकर दांडी मार्च यात्रा की, और दांडी मार्च यात्रा लगभग अपने आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी थी। 240 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की और समुद्र के किनारे जाकर इन्होंने अपना जो मिशन को पूरा किया और सत्याग्रह आंदोलन को पूरा किया और नमक कानून
जो था बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, उसको वहाँ तोड़ दिया। इससे क्या हुआ? इससे हमारे पूरे देश पर इसका अच्छा असर गया। अच्छा असर ये गया कि इससे जो है लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हुई। अब बच्चों ये बात है कि ब्रिटिश सरकार की इस दमनकारी नीति के कारण ही ये सब आंदोलन चलाया गया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति क्या है बच्चों? इसी लेसन में तुमने पढ़ा है किन कारणों से ये राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो गई, जो राष्ट्रवाद की भावना कैसे बढ़ी, कैसे पनपी। इसका कारण यही है कि ब्रिटिश सरकार का अन्याय और अत्याचार। जैसे कि 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक रॉलेट एक्ट बनाया था। रॉलेट एक्ट का मतलब आप बच्चों जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है? अंधा कानून। उस कानून के अंतर्गत न कोई आपको वारंट, न कोई दलील, न कोई वकील, और आपको ब्रिटिश सरकार किसी वक्त, चाहे दिन हो या रात, आपको गिरफ्तार कर सकते थे। और इस कानून के विरोध में लोगों ने हड़तालें की, पूरे देश को एकजुट किया कि ऐसा अंधा कानून जो केवल मनमाने तरीके से बनाया गया, उसका विरोध किया गया। लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगी और उसी वक्त 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को सुना है कि ये बाग चारों तरफ से घिरा हुआ था, केवल एक इसका गेट था और वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में क्या था? किसी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पंजाब के नेता थे, तो उनकी रिहाई की मांग की बात चल रही थी वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि उसी वक्त जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद बच्चों उन भारतीयों पर, निहत्थे भारतीयों पर, जिनके पास कुछ नहीं था, डंडा तक नहीं था, और गोलियां चलानी आरंभ कर दी। उसमें सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग घायल हो गए। ये केवल क्या थी? ब्रिटिश सरकार की अमानवीयता, निरंकुशता, ये सब चीज़ें कारण हैं जिसके कारण हमारे अंदर जो है राष्ट्र की भावना पनपती गई और राष्ट्रवाद जागृत होता गया। उसके बाद बच्चों बहुत सारे आंदोलन चले। इस घटना के बाद जो 1919 की बताई मैंने अभी घटना आपको, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन भी आरंभ कर दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ बच्चों? महात्मा गांधी ने पूरे देशवासियों को पूरा ये बताया कि हम कोई भी ब्रिटिश सरकार के साथ में सहयोग नहीं करेंगे और सहयोग नहीं करेंगे
लेकिन बात क्या है, हम ब्रिटिश सरकार की कोई वस्तु नहीं छुएंगे, कोई उनकी बनाई हुई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये सब क्या है, कोई भी शांत व सरल तरीके से ऐसा आंदोलन चलाया जाएगा जिसमें किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना न हो जिसमें कोई हत्या, निरंकुशता या कोई अमानवीय तरीका न अपनाया। लेकिन क्या हुआ बच्चों, इसी समय गोरखपुर की एक घटना हुई 1922 में। चौरी चौरा एक स्थान है, वहाँ पर वहाँ के लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। उस पुलिस चौकी में आग लगा दी। आग लगाने के बाद में वहाँ पर लगभग 22 सिपाहियों को उन्होंने जला दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय के लिए देश में माहौल शांत हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना और उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य से हटकर ऐसा कार्य हुआ जिससे कि उनको काफ़ी आत्मा पर ठेस पहुंची। वो ऐसा नहीं चाहते थे। इन सब आंदोलनों ने क्या किया, इस आंदोलनों के कारण ही लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, उस भावना ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आखिरी चरण तक भारतवासी लड़ते गए और लास्ट में अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। इसके बाद में बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है स्वराज, स्व माने अपना, राज माने राज, स्वराज की मांग का प्रश्न उठाया। स्वराज की मांग 1929 में नागपुर में, बम्बई पड़ता है, उस अधिवेशन में इसकी मांग की गई। मांग करने के बाद में कहा कि हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन स्वराज का सपना क्या है, उस वक्त पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बात ये हुई कि वक्त पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद में महात्मा गांधी ने फिर राजनीति में सक्रियता अपनाई और उन्होंने अपना एक आंदोलन आरंभ कर दिया। वह आंदोलन था आश्रय आयोग आंदोलन के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बच्चों, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बाद में बताएंगे। पहले इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम बता रहे हैं, उसको बच्चों याद कर लेना कि राष्ट्रीयता के विकास में प्रमुख उत्तरदायी कारण कौन कौन हैं, किन कारणों से राष्ट्रवाद की भावना देश में विकसित। अब बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना उत्तरदायी कारण क्या हैं? ये उत्तरदायी कारण है, सबसे प्रमुख कारण ये है
कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बच्चों ये है, मैं बता रहा हूँ संक्षिप्त में, आप लोग पढ़ लेना और इसको याद करोगे। मैं इसमें भेज देंगे इसकी फ़ोटो खींच करके, लेकिन तुम्हें याद भी हो जाएगा। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव हमारे देश के विद्वान नागरिक जिन्होंने विदेश में जाकर शिक्षा अर्जित की, ग्रहण की, और उस शिक्षा के माध्यम से उन्होंने विदेशों का साहित्य पढ़ा, उनकी संस्कृति पढ़ी, उनके बारे में जानकारी ली, विद्वान लोगों से संपर्क हुआ, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और उन्होंने अपने देश के लिए आत्मसम्मान की भावना को भी प्रकाशित किया। अब आपको जैसे बता रहे हैं कि हमारे महान विद्वान पढ़े लिखे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर देश में राष्ट्रीयता की भावना विकसित की, जैसे कि अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे विद्वान जिन्होंने विदेशों में जाकर शिक्षा ली और उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीयता की भावना विकसित की अपने देशवासियों में। दूसरा उत्तरदायीकरण आपको बता रहे हैं कि दूसरा उत्तरदायीकरण है शोषण और अत्याचार। अब शोषण और अत्याचार का मतलब क्या है बच्चों? शोषण का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों का शोषण किया, बुनकरों का शोषण किया। जुलाहे जो होते हैं बुनकर, इनके पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों को ख़त्म कर दिया। ख़त्म क्या कर दिया? उनका जो ढाका का मलमल का कपड़ा पूरे विश्व में मशहूर था, पूरे विश्व में इसकी डिमांड थी, मांग थी कि ढाका का जो मलमल का कपड़ा है, जुलाहों का, बुनकरों का मंगाते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर भारी टैक्स लगा दिया और उनको बाहर जाने से मना कर दिया। बुनकर बेचारे परेशान हो गए, इतना शोषण किया कि वो अपने उद्योग धंधों को ही छोड़ दिया, कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। किसानों का कच्चा माल बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, किसान किसी काम के नहीं रहे और आखिर क्या हुआ? किसानों का बहुत बड़ा नुकसान। ये अत्याचार और उनका शोषण के कारण जुलाहों में और किसानों में क्या हुआ बच्चों कि देशभक्ति की भावना जागृत हुई। उनके अंदर जो कुंठा थी कूट कूट करके बाहर निकली और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आज अपने देश को आज़ाद कराया। नंबर 3, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। हमारे देश के जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हैं, उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग या धार्मिक आंदोलन के माध्यम से लोगों के अंदर अपनी परंपराओं, अपनी रीति रिवाजों के प्रति आत्मसम्मान की भावना जागृत की, अपनी परंपराओं को लोगों को बताया, अपनी रीति रिवाजों को लोगों को बताया, कहा कि ये हमारी परंपराएं, रीति रिवाज ब्रिटिश सरकार खत्म करती जा रही है। तो लोगों के अंदर क्या है? एकता की भावना जग गई और राष्ट्रीयता का विकास। अब बच्चों अगली हेडिंग क्या है? जो चौथी हेडिंग जो है यातायात के साधनों का विकास। ब्रिटिश सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले यातायात के साधन बहुत ही कम थे, लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी तो बाद की बात, पहले पैदल चलते थे।
लेकिन उन्होंने अपने क्या है रेल की पटरियाँ बिछा दी, रेल चलने लगी, बसें चलने लगी, सड़कें बनवा दी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? हमारे देश के लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि लोगों का आना जाना आगमन एक कोने से दूसरे कोने में लगा। इसके क्या हुआ? लोग अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने में बड़ी आसानी हो गई और लोगों को अपने विचारों से अवगत कराने लगे और पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ा यातायात के साधनों का और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना। नंबर 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बच्चों, आप जानते हैं कि लोगों के अंदर क्या है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता की परंपराएं थी। उनको इस बात का ख्याल नहीं था, मालूम नहीं था कि रूढ़िवादी थे कि यार उन्होंने कह दिया कि समुद्र को पार करना वर्जित है। पहले ज़्यादा था ये हिंदू रीति रिवाज में समुद्र को पार करना ठीक नहीं है, ये रूढ़िवादी थी, अंधविश्वास था। यदि समुद्र को पार करना वर्जित था, अच्छा नहीं था, तो कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे महान लोग समुद्र को पार न करते तो कैसे कोलंबस अमेरिका की खोज करता और कैसे वास्को डी गामा भारत की खोज करता? क्या है, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब विदेशों में गए पढ़े लोग, तो लोगों के अंदर क्या है, आविष्कार हुए, नए नए खोजें हो गई। उन खोजों के कारण क्या हुआ बच्चों? इन रूढ़िवादी विचार खत्म हो गए। लोगों ने जो वर्जित थे, अनावश्यक चीज़ें थी, रूढ़िवादियाँ, वो खत्म किया और एक दूसरे से जुड़े और उससे क्या है, राष्ट्र प्रेम की भावना पनप गई। इस प्रकार बच्चों जो है, मैं इन हेडिंगों को डाल देंगे और इनको ध्यान से पढ़ें अच्छी तरीके से और याद करें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। इसके साथ में हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप उनको याद अवश्य कर लें। छोटे से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, दांडी मार्च यात्रा किसने आरंभ की, रॉलेट एक्ट क्या है, अभी मैंने बता भी चुके तुम्हें हैं। अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें इन चीज़ों को पूछा जाता है। महात्मा गांधी भारत में कब आए, ये भी मैंने अभी बताया आपको बच्चों कि महात्मा गांधी भारत में 1915 में आए। रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में बना। अमृतसर जो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके बाद स्वराज की मांग कहाँ की गई, 1929 में नागपुर के जो बम्बई में पड़ता है उसको मुंबई कहते हैं, अधिवेशन में हुई थी। कांग्रेस ने जो है महत्वपूर्ण इन योगदानों को निभाया और राष्ट्र के हित में लागू किया। बच्चों बाकी क्वेश्चन जो हैं कल मैं बताएंगे और इनको याद करें और पढ़ें।